साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है करंट अफेयर्स की क्लास और इसमें हम ख़ास तौर से जो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक एसएससी ओरिएंटेड एसएससी के लिए विशेष जो है करंट अफेयर्स चला रहे हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम या एमटीएस के एग्ज़ाम या एसएससी के बाकी भी जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, बहुत बड़ा किरदार निभाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे सवाल हैं और ऐसे सवाल एग्ज़ाम जो है एग्ज़ामिनर जो है वो पूछता है। ठीक है, तो अगर देखिए आप लोग 1 से 1.5 महीने तकरीबन जो 1 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है एसएससी स्टेनो के लिए, अगर आप उसके लिए तैयारी करेंगे और करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम आपके लिए स्पेशल तरीके से बेहतर तरीके से एक अच्छे कंटेंट को लेकर आए हैं और वो कंटेंट एग्ज़ाम में आपको बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, प्रतिदिन हम आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स कराएंगे जो एसएससी स्टेनो खास तरीके से 2023 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप डायरी उठाइए, आप अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और हमारे साथ में चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारी आपको इन क्लासों से बहुत बड़ी मदद आपको मिलेगी। एक बात और है कि अगर सब लोग जो हैं वो क्लास उनको पसंद आती है, चीज़ें समझ में उनको अगर आती हैं, करंट अफेयर्स लगता है कि इस टाइप के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें मैसेज करें। जो क्या नाम है, एक मैसेज वो लिख सकता है चैनल पर, बता सकता है कि वो क्लास उसको कैसे लगी है। ठीक है, तो वो मैसेज करके अपनी बात हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लगभग जब तक लो एसएससी का स्टेनो का एग्ज़ाम आएगा तब तक लो हम लगातार आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स कराएंगे जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, या बहुत अच्छे सवाल हैं। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भारत का कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना? और हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूं, फिलहाल जैसे एसएससी 1 साल पीछे का करंट मालूम करती है, फिलहाल हम 8 से 10 दिन जो है लगातार 2022 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम 23 वाले करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो फिलहाल हम 2022 के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जो है ना आपको बुक में ढूंढना पड़ेगा, किताबों में ढूंढना पड़ेगा। यहाँ आपको चीज़ें पकी पकाई बनी बनाई आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो और लोगों को शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक, चलते हैं भैया। भारत का कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो भारत के किस राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला राज्य बना है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। तो भारत का पहला राज्य जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है उसका नाम है तमिलनाडु। ठीक है, तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो कैपिटल है, राजधानी, वो है बेटा चेन्नई। तमिलनाडु के जो सीएम है, मतलब मुख्यमंत्री, उनका नाम है M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल, बेटा उनका नाम है R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। तो उनका नाम है R.N. रवि, वो गवर्नर हैं वहाँ के। ठीक है, और तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। ठीक है, आपको मैं एक बात और बता दूं, देखिए भारत का लक्ष्य है कि वो 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देगा। तो भारत का कार्बन
उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य क्या है, तो वो है 2070। ये भी सवाल आपसे मालूम किया जा सकता है। तमिलनाडु का कहना ये है कि वो भारत के कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने से पहले ही अपने राज्य में कार्बन के उत्सर्जन को जीरो कर देंगे, शून्य कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर दिया है, मतलब। ठीक है, तो भारत, देखिए भारत का कार्बन शून्य करने का लक्ष्य है। कार्बन शून्य का लक्ष्य क्या है? भारत कब तक जो है, हाँ, कार्बन शून्य, जीरो कार्बन वाला देश बनना चाहता है या बनेगा, तो वो है बेटा 2070। भारत 2070 तक, हाँ, कार्बन शून्य वाला देश बन जाएगा, ये भारत का लक्ष्य है। अब देखते हैं कि लक्ष्य को हम कहाँ तक अचीव करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु का कहना यह है कि वो कार्बन उत्सर्जन के शून्य के मामले में भारत से पहले अपने राज्य को कार्बन शून्य घोषित कर देंगे, कार्बन शून्य बना लेंगे। ठीक है, कार्बन शून्य का मतलब यह है कि देखिए जितना कार्बन उत्सर्जित होता है, अगर उतना ही कार्बन पेड़ पौधों के द्वारा सोख लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए, तो कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा जीरो हो जाती है, जिसे हम कार्बन उत्सर्जन शून्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं बेटा। अगला सवाल है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल कहते हैं शून्य, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य के फार्म मतलब कृषि क्षेत्र को घोषित किया गया है? भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसके कृषि फार्म को कार्बन न्यूट्रल घोषित कर दिया है? तो वो कार्बन न्यूट्रल घोषित कृषि फार्म जो है वो किस राज्य का है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान और केरल। कौन कौन से ऑप्शन है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल और अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब आता है वो है केरल। केरल का एक कृषि फार्म है जिसको बीज फार्म कहते हैं, जो एर्नाकुलम में है, उसको कार्बन उत्सर्जन या कार्बन न्यूट्रल कृषि फार्म घोषित किया गया है। तो केरल का है। केरल की बात कर लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है, राजधानी, वो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम। देखो बेटा जो केरल है, समझते रहना, जो केरल है, हाँ, जो केरल है उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहां पर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो कोई पूछेगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है, तो तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई, हाँ, अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में है। क्यों नाम मैंने बताया आपको? क्योंकि चंद्रयान 3 गया है। चंद्रयान 3 के जो लैंडर का नाम है वो विक्रम है, और विक्रम नाम जो रखा गया है वो भारत के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक का नाम था विक्रम साराभाई। तो यहाँ से भी सवाल मालूम किए जा सकते हैं आपसे, इस टाइप के भी। ठीक है, केरल जो है वो, केरल के सीएम कौन है, मतलब मुख्यमंत्री, तो उनका नाम है पी विजयन, पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है, राज्यपाल वहां के, तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के वो कौन है, केरल के वो कौन है, गवर्नर हैं। ठीक है, और केरल के कृषि फार्म को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है। तो केरल के किस कृषि फार्म को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है, तो उसका नाम है बेटा, हाँ, बीज फार्म। बीज फार्म, बीज फार्म, बीज फार्म। और ये बीज फार्म, बीज कृषि फार्म कहाँ है, वो है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में,
और ये एर्नाकुलम में केरल हाई कोर्ट है। केरल का HC समझ जाओगे आप, हाई कोर्ट। केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम और कोच्चि को मिलाकर दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। एर्नाकुलम और कोच्चि को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ कुछ इस तरह से। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बनाया? वो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे 2023 में? किस देश के थे? ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन है चीन, ऑप्शन है इथियोपिया, ऑप्शन है मिस्र। तो आपने सुना भी होगा कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, उनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी, और वो राष्ट्राध्यक्ष कहाँ के थे? मिस्र के। तो देखो एसएससी ऐसे सवाल भी मालूम करती है, ऐसे सवाल भी मालूम करती है भारत में गणतंत्र दिवस, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता भैया? 26 जनवरी को। तो जो गणतंत्र दिवस होता है उस गणतंत्र दिवस पर हम किसी न किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को निमंत्रण देते हैं, मुख्य अतिथि बनाते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस पहला वाला मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? देश जब आजाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो प्रथम मुख्य अतिथि, ठीक है, तो पहले मुख्य अतिथि हमारे बने थे डॉक्टर सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो। ठीक है, डॉक्टर सुकर्णो थे 1950 में। तो गणतंत्र दिवस के पहले मुख्य अतिथि बने थे डॉक्टर सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए जो 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहाँ के बेटा? मिस्र के राष्ट्रपति, है ना। मिस्र कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है मिस्र। मिस्र जो देश है उसे इजिप्ट भी कहा जाता है, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की जो मुद्रा है वो है पाउंड। क्या है? पाउंड। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ किया? केंद्र सरकार ने राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और फरीदाबाद। ठीक है, तो गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर लगा था, कहाँ लगा था वो? तो सही आंसर आएगा बेटा फरीदाबाद। कहाँ लगा था? फरीदाबाद। तो गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, चिंतन शिविर, गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर। ये चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेटा इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 27-28 अक्टूबर 27 से 28 अक्टूबर 2022 में। कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में भी किस स्थान पर? तो सूरज कुंड, सूरज कुंड फरीदाबाद। फरीदाबाद किस जिले में है? तो फरीदाबाद हरियाणा जिले में। तो हरियाणा का जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद में जो सूरज कुंड पड़ता है, सूरज कुंड एक झील भी है, सूरज कुंड मेला भी हरियाणा में लगता है हर साल। ठीक है, तो सूरज कुंड झील के पास सूरज कुंड है, वहां पर ही गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर लगा था। क्या दिन चला था? 2 दिन। इसका उद्घाटन किसने करा था? तो चूंकि गृह मंत्री जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है बेटा? हमारे
केंद्रीय गृह मंत्री कौन है जिन्होंने इसका उद्घाटन करा था? तो अमित शाह। अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। इसी समय वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी, एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी का उन्होंने तमाम गृह मंत्रियों से आह्वान करा था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाँ, एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी, एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी का आह्वान किया। उन्होंने तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री गृह मंत्री आए थे उन सबसे कहा कि अगर सब लोग चाहते हैं तो एक देश में पुलिस की एक ही वर्दी होनी चाहिए, है ना। जैसा आप कलकत्ता देखते हैं, कलकत्ता पुलिस को, है ना, तो उनकी ड्रेस जो खाकी नहीं है ना, वो वाइट है। ठीक है, इस तरह से। तो उन्होंने कहा था कि एक देश में एक वर्दी होनी चाहिए। तो उन्होंने इसी चिंतन शिविर में वर्चुअल रूप से आकर उन लोगों से मुलाकात की थी। ठीक है, तो 2 दिवसीय गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कहाँ आयोजित हुआ था? हाँ, सूरजकुंड फरीदाबाद में। उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और मोदी जी ने अपील करी थी कि एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं? तो 2022 में जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी तो उस दौरान किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने उनसे पहली मुलाकात करी थी? तो पहली मुलाकात करने वाले किस देश के वो राष्ट्राध्यक्ष थे? तो वो मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष थे। और मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष का मतलब मालदीव के राष्ट्रपति थे, है ना, जो भारत की यात्रा पर आए थे। और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी थी नई दिल्ली में। ठीक है, तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे और उनका क्या नाम था? तो इब्राहिम मोहम्मद सोली, है ना, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? मालदीव के। तो ये कौन है? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं, मालदीव के राष्ट्रपति। बेटा मालदीव की कैपिटल क्या है, राजधानी? तो वह है माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो वह है बेटा रुपया। क्या है? रुपया। मालदीव, है ना, जो मालदीव है और मिनिकोय है, उसमें कितने डिग्री चैनल है? तो देखो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को मिनिकोय से। मिनिकोय और मालदीव के बीच में, मिनिकोय भारत का है, तो भारत के मिनिकोय और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल आता है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, इन्होंने क्या करा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रथम मुलाकात करी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली मुलाकात किस देश के राष्ट्राध्यक्ष से हुई? ऐसे सवाल एसएससी मालूम करता है। तो वो राष्ट्राध्यक्ष हैं मालदीव के, उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, और उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि जगदीप धनखड़ देश के कौन से वे उपराष्ट्रपति बने हैं? तो देश के कौन से उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं भैया, 14वें, 13वें, 12वें और 15वें। तो जगदीप धनखड़ जो है वो देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं? तो वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। नंबर जरूर याद रखें। देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन देश के वर्तमान और 14वें व वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो 14वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो किस राज्य से आते हैं? तो वो राजस्थान के हैं। अच्छा, एक सवाल एसएससी आपसे मालूम कर सकती है, जगदीप धनखड़ का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो इन्होंने किन को हराया था? तो इन्होंने हराया किसको हराया था? जो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही थी, मार्गरेट अल्बा को। मार्गरेट अल्बा को हराया था। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो 725 वोट पड़े थे, जिनमें से 528 वोट जो है वो जगदीप धनखड़ को मिले थे और मात्र 182 वोट जो है वो मार्गरेट अल्बा को मिले थे। 182 वोट मात्र 725 में से उनको मिले थे 528 वोट। तो अगर देखा जाए तो लगभग 76% वोट जो है वो जगदीप धनखड़ को मिले और मात्र 24% वोट जो है वो मार्गरेट अल्बा को मिले। इस तरीके से बहुत बड़े अंतर से, मार्जिन से जगदीप धनखड़ ने किसको हरा दिया था? मार्गरेट अल्बा को। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं अगले सवाल में। समझते रहिए, क्विक करा रहे हैं बहुत जल्दी से। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया? ऑप्शन है संदेश, सूत्र, जागृति, प्रमाणिका। ये 4 हैं। तो उपभोक्ताओं के लिए एक शुभंकर लॉन्च हुआ है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसका आंसर है बेटा जागृति। देखो, एक हमारे यहाँ अधिनियम आया था जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह आया था बेटा हमारे यहाँ 1986 में। ये जरूर याद रखें 1986 का है। इसी अधिनियम के तहत एक नारा दिया गया था, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। और इसी नारे के साथ अब शुभंकर बनाया गया है। तो जो शुभंकर है उसका जो मस्कट है उसका नाम है जागृति। क्या बेटा नाम? जागृति। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन सा नारा दिया गया था? जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ही शुभंकर बनाया गया है जिसका नाम क्या है? जागृति। तो जागृति क्या है? जागृति है उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और अधिकारों के प्रति उनके अंदर जागरूकता पैदा करने वाला एक शुभंकर है, ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागें। ठीक है, उनको जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए शुभंकर बनाया गया, इसका नाम है जागृति। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। किस देश ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? बड़ा शानदार सवाल है। खेल जगत के कई सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एक उनमें से एक अच्छा और बेहतर सवाल माना जाएगा, जिसका नाम है T20 वर्ल्ड कप, वो भी ब्लाइंड वाला। ठीक है, तो जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था, देखिए वर्ल्ड कप 4 साल के अंतराल पर होता है। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 3 हो चुके हैं। पहला वाला हुआ था ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, जो सबसे पहला वाला हुआ था 2012 में। 2012 में हुआ था और इसको जो है भारत ने जीता था। भारत ने जीता था और भारत ही इसका मेजबान था। उसके बाद में 2017 में हुआ, 5 साल बाद, इसको भी दूसरे वालों को भी भारत ने जीता है। 2017 में जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भी भारत ने जीता था। अब जो हुआ है 2022 में, वो तीसरा हुआ है 2022 में,
और इसको भी भारत ने जीता है। तो इसका मतलब यह है कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 3 हुए हैं और तीनों भारत ने जीते हैं। अब ये जो हुआ है 2022 वाला, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था बंगलुरु में। बंगलुरु में एक स्टेडियम का नाम आपने सुना होगा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलोर। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलोर में हुआ था, ठीक है। इसमें विजेता रहा कौन? भारत। इसमें विजेता भारत रहा। भारत की टीम ने किसको हराया? तो जो उप विजेता बना, उप विजेता जो बना T20 ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का, वो बना बेटा बांग्लादेश। बांग्लादेश को हरा दिया था फाइनल में, ठीक है। और आखिरी सवाल, ये जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ये वाला जो 2022 का हुआ है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ऐसा सवाल बहुत अच्छा पूछा जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर, तो जो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे युवराज सिंह। युवराज सिंह, है ना। हाँ, याद होगा आपको, T20 वर्ल्ड कप में, T20 में लगातार 1 ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनका बना था पहला, ठीक है। अच्छा, आगामी जो चौथा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप होगा 2005 साल जोड़ दीजिए तो 22-5-27 में, उसका आयोजन होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आयोजन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2027 में 5 साल के बाद होगा। कहाँ? पाकिस्तान में। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो है वो 5 साल के अंतराल पर होता है। अब तक 3 हुए हैं, तीनों के 3 भारत ने जीते हैं। 2022 में जो हुआ था पीछे, हाँ, वो भारत ने जीता, बांग्लादेश को हरा के जीता। बंगलोर में इसका आयोजन हुआ था, बेंगलुरु में, ठीक है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। चलिए अगला सवाल चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बहुत शानदार सवाल है। 2022 में यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन साहब आपको लगता है कि शांति वाले आदमी है ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी, एंजेला मर्केल, जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, है ना। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? रसिया के, रूस के, ठीक है। एंजेला मर्केल का जो नाम आता है वो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, और कहा जाता है कि 2015 में जो सीरिया में हमले हुए थे, है ना, तो वहाँ से जो लोग सीरिया को छोड़कर जर्मन की सीमाओं में आए थे, उनका उन्होंने अच्छे से स्वागत करा था, उनको संभाल कर रखा था, उनकी हिफाजत की थी। इस काम के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार उनको दिया गया है, ठीक है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला है बेटा? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है एंजेला मर्केल को। ये 2022 वाला है, 23,000 का मैं अलग बताऊंगा, ये 2022 का है। एसएससी 1 साल पीछे के करंट को ज़्यादा पूछती है, इस वजह से एसएससी स्टेनो के लिए पहला आप 2022 का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लें, ठीक है। तो एंजेला मर्केल कौन है? एंजेला मर्केल कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? सम्मान या पुरस्कार? इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है बेटा? तो इनको पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को शांति, यूनेस्को, हाँ, शांति पुरस्कार 2022 वाला दिया गया, ये जरूर याद रख लें, ठीक है। किस काम के लिए दिया गया है? तो 2015 में शरणार्थियों की सेवा के लिए। 2015 में जब ये जर्मन की चांसलर थी उस समय, 2015 में हाँ, शरणार्थियों की सेवा के लिए, ठीक है। चलिए, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला है एंजेला मर्केल को, ठीक। चलते बेटा अगले सवाल पर। मई 2022 में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बड़ा ऊंचा नाम, पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति
जो कश्मीर की वादियों से निकलता है अपना एक इंस्ट्रूमेंट उठाकर, जिसका नाम होता है संतूर, और वो मुंबई के बड़े से बड़े घरानों में वो संगीत बजाता है, फिल्मों में संगीत बजाता है, और फिर देश के बड़े बड़े सम्मानों से वो सम्मानित होता है। क्या वो इंसान था और क्या उसकी कला थी। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्ति जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, भूरी भूरी जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। नाम याद जरूर रहना चाहिए, पंडित शिव कुमार शर्मा, क्योंकि कल्चर के सवाल एसएससी बहुत अच्छे से मालूम करती है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, उनका वाद्य यंत्र जो था जिससे वो बजाते थे, उसका नाम था संतूर। संतूर के बहुत बड़े कलाकार, और ये जो संतूर है ना, जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है, वो जम्मू कश्मीर के थे। ठीक है, संतूर के बहुत बड़े उस्ताद पंडित शिव कुमार शर्मा। और बेटा इसी के लेकर उनको कौन कौन से सम्मान दिए गए, एसएससी सम्मान भी मालूम करती है। और ये जो सवाल है कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए ओल्ड जीएस में, न्यू जीएस में, करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं एसएससी स्टैनो मिल जाएगा, तैयार कर लें अच्छे से। तो उनको सम्मान कौन कौन से दिए गए थे। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एसएससी डेट पे सवाल मालूम करती है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था। दूसरा बेटा उनको सम्मान दिया गया था 1991 में, 1991 में पद्मश्री दिया गया था। और बेटा 2001 में उनको दिया गया था पद्म विभूषण, जो कि सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण उनको दिया गया था। और बेटा 2022 में उनकी डेथ हो गई थी। एसएससी के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, आपको जरूर मिलेगा। करंट अफेयर्स में मिल जा, उनके डेथ के बारे में मिल जा, उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में मिल जा, उनके पुरस्कारों के बारे में मिल जा, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ऐसे सवाल एसएससी देखो, किसी बड़े कलाकार की अगर डेथ हुई है उसको पूछेगा, उसके बाद यंत्र, उसका क्षेत्र कौन सा रहा है, या किसी कलाकार को सम्मान मिला हो तो उसको पूछता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे हो गए टॉप 10 करंट अफेयर्स। रोजाना आपको जो है 10 सवाल बताए जाएंगे। खास तरीके से पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है एसएससी स्टेनो के एग्जाम के लिए, जो कि 2023 में होने वाला है। ठीक है, तो जब तक लो एग्जाम होगा तब तक लो हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे। ठीक है, और आप भी अपनी राय दीजिए। ठीक है, और लोगों को शेयर करिए, और जो चीज़ें आपको समझ में आई हो उनको बार बार पढ़िए। अगर आपने इस 1 महीने के भीतर तैयारी कर ली करंट की, तो जो भी सवाल करंट के पूछे जाएंगे एग्जाम में, हाँ वो आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट ही बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।